लोगों का जो है रुझान ज्योतिष की तरफ और इसकी हस्तरेखा की तरफ और न्यूमरोलॉजी की तरफ गया है, और हाथों में रेखा ही भगवान ने बनाई। ऐसा क्यों? कि भाई कुछ आयु के बारे में जानना हो, कोई गंभीर समस्या हो, तब ज्योतिषी के पास जाएं। तिल के आकार भी मायने रखते हैं, तिल का रंग भी मायने रखता होगा। फिर हम एक रेखा पढ़ेंगे, जीवन भर उसका अनुसंधान करेंगे। अब पढ़ाई के लिए तो बुद्धि का लेवल हाई होना चाहिए। बुद्धि का लेवल हाई देखने के लिए मस्तिष्क रेखा देखी जाती है। मस्तिष्क रेखा तो सबके हाथ में है, लेकिन आपका इसमें क्या लाभ है? एक आदमी प्लेन में घुमा लो, चाहे लंदन घुमा दो, अमेरिका, उससे कुछ नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्ति का शनि मजबूत होता है। तो 100% चांस होते हैं कि उसके अंदर बिजनेस माइंड है, वो बिजनेस करने के लिए ही पैदा हुआ है। कौन सी रेखाएं देख सकते हैं जिसको लेकर हमें लगे कि अगर बच्चे के हाथ में ऐसा है तो तुरंत हमें एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर या उसके पास पालमिस्ट्री के पास जाना चाहिए? कितने चिन्हों के बारे में वो जानते हैं, कितने ग्रहों के बारे में जानते हैं, कितने नक्षत्रों के बारे में जानते हैं, किस किस चीज के बारे में वो जानते हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। वो केवल रील वाला नहीं, रियल वाला एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज आपका साथी सतीश लोटा एक बार फिर आपके पास आ गया है रूबरू होने और कुछ नई जानकारियाँ लेने के लिए। लास्ट जो एपिसोड हमने एस्ट्रोलॉजी पे बनाया था, वो उसके लिए बहुत कॉल आई, बहुत लोगों ने नंबर मांगे एस्ट्रोलॉजर्स के। 2-4 लोग भी बदल जाएं, 2-4 लोगों के जीवन में ही परिवर्तन आ जाए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। परमात्मा की कृपा है, ईश्वर का आशीर्वाद बस यही बना रहे कि हम जो कर रहे हैं, हमारी जो कोशिश है, उससे इंसान की ज़िंदगी में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आए, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए, जिसकी वजह से वो लाइफ में कुछ अपना कर पाए, कुछ अच्छा हो पाए। तो इसी को लेकर अगला एपिसोड हमने बनाया हस्तरेखा को लेकर। हस्तरेखा देखने के जो माहिर हैं पंडित जी, आज उनसे हम बात करेंगे। नाम मैं पंडित जी का भूल रहा हूँ। पंडित जी एक बार आप अपना नाम बता दीजिए। आचार्य वशिष्ठ। आचार्य वशिष्ठ जी हैं। तो आज इनसे बात करेंगे और बहुत सारी ये चीज़ें ऐसी जानेंगे जो शायद कोशिश ये करेंगे कि एपिसोड अच्छा बने और चीज़ें आपके जीवन में काम आएँ, आप लोग उससे कुछ सीख पाएँ। कोशिश यही रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार आचार्य वशिष्ठ जी। हर हर महादेव जी। ज़िंदगी में अभी क्या होता है कि हमें आजकल साइंस के दौर में हम जी रहे हैं। तो अब साइंस के दौर में जी रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजी पे आजकल का युवा या पालमिस्ट्री मतलब हस्तरेखा या ज्योतिष विद्या इन चीज़ों पे विश्वास थोड़ा कम करने लगा है। उनको लगा है कि शायद ये कुछ नहीं है, मगर ये हमारे वेदों में इनका वर्णन है, इन चीज़ों का है। मगर वो आजकल जो ज़माना चल रहा है, जिस हिसाब से आजकल लोगों के आचार विचार चल रहे हैं, तो उस हिसाब से चीज़ें बड़ी अलग हैं। और कहीं ना कहीं हद तक अब चीज़ें जो है कुछ साल से मतलब 2-3 सालों से लोगों का जो है रुझान ज्योतिष की तरफ और इसकी हस्तरेखा की तरफ और न्यूमरोलॉजी की तरफ गया है, और बहुत सारी चीज़ें हैरान करने वाली निकली हैं। लास्ट एपिसोड में यही चीज़ें हुई थी जो हैरान करने वाली थी। तो उसी को लेकर आपसे कुछ सवाल रहेंगे कि ये जीवन रेखा मतलब जो है ये मतलब कहते हैं कि 30 साल के बाद बनती है, 20 साल के बाद बनती है। इसके बारे में आपका क्या विचार है कि इसके बारे में कुछ बताएं कि हस्तरेखा मतलब इंसान का जन्म होता है, रेखाएं क्यों बनी, मतलब किस लिए इंसान के हाथ में, इंसान का हाथ प्लेन भी हो सकता था, मगर ऐसा ही क्यों कि हाथ में रेखा ही बनी या माथे पे निशान बन रहे, वो ठीक है, मगर हाथों में रेखा ही भगवान ने बनाई, ऐसा क्यों? सबसे पहले तो सभी को हर हर महादेव, नमस्कार। हर हर महादेव। आपका पहला प्रश्न रहा था कि आजकल लोग इंटरेस्ट बढ़ रहा है लेकिन धीरे धीरे से फ्रॉड वे में ले रहे हैं। हाँ। अब भाई 24 घंटे में खिंची चली आएगी। हाँ। एक मंत्र बोल दीजिए, यहाँ पर लिखकर आ जाइए, किसी को बिना बताए आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, 21 दिन में करोड़पति बन जाएंगे। तो अब विश्वास नहीं हटेगा तो क्या होगा? सही बात। भाई आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनम एव च, साक्षात लिखा हुआ है कि भाई कुछ आयु के बारे में जानना हो, कोई गंभीर समस्या हो, तब ज्योतिषी के पास जाएं। ऐसा थोड़ी ना कि मुझे भूख नहीं लग रही तो डॉक्टर के पास जाओ। किसी को कैंसर हो गया है तो वो जाइए कहाँ? डॉक्टर के पास जाइए। वरना फिर बागेश्वर धाम वाले बाबा जी और महाराज जी कैंसर अस्पताल क्यों बनवाते? अगर क्योंकि उनसे ज़्यादा चमत्कारी कोई नहीं है, वो एक जादू मंत्र तंत्र देते, ठीक हो जाता व्यक्ति। तो अगर आपको भूख लगी है तो आपको खाना खाना पड़ेगा, अगर आपको नौकरी चाहिए, कुछ काम चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बिजनेस करना है तो पैसा लगाना पड़ेगा। अब वैसे यदि आपको समस्या है तो अच्छा गुरु भी तो बनाना पड़ेगा। गुरु कोई नहीं बनाना चाहता, एक पर निर्धारित रहना चाहिए, अपना कुल गुरु, या फिर आप जिसको गुरु बना रहे हैं उसी से आप परामर्श लें। अपना ज्योतिष आचार्य भी एक होना चाहिए, अपना डॉक्टर भी एक होना चाहिए, अपना वकील भी एक होना चाहिए।
ये मैं पूरी जनता को बताना चाहता हूँ। अब जगह जगह नई नई वेबसाइटें आती हैं, लोग प्रचार करते हैं, जिनको ज्योतिष का जीरो नॉलेज है वो भड़क भड़क कर कुछ भी कह देते हैं। नए नए मैं वीडियो देखता हूँ, यहाँ पर तिल है तो लग्जरी लाइफ है, और तिल का महत्व तक उन्हें नहीं पता। जो तिल के बारे में इतनी बातें बोल रहे हैं उन्हें यही नहीं पता कि तिल लाल रंग का हो तो क्या हो, चौड़ा हो, गोला हो, आकार किस प्रकार, प्रकार किस प्रकार, कुछ नहीं पढ़ा। कि महिला के होठ पर तिल हो, राइट पर तो बड़ा भारी सौभाग्यशाली है और उसके पति की उम्र को बढ़ा देता है। दुनिया भर की बातें 24 घंटे में खिंच चली आएगी, 21 दिन में करोड़पति। फिर वो एस्ट्रोलॉजर क्यों नहीं बन जाते करोड़पति? इसलिए सबसे पहले तो फ्रॉड आप लोग करवाते हैं। उनकी क्या गलती भाई? जिसकी चलती उसकी क्या गलती? जब लोग ऐसी तरीके की चीज़ देखना चाहेंगे तो वो बनाएंगे। हमें भी अपनी बुद्धि पे काम, तो अपनी बुद्धि को हमें परिवर्तित तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए। समझ होनी चाहिए कि अच्छा कौन सा है, खराब कौन सा है। अब आपका मेन प्रश्न कि क्या ज़रूरत पड़ी थी इन हाथों में रेखाएं बनाने की? क्या ज़रूरत पड़ी थी? अगर देखो ये कान भगवान नहीं बनाते तो चश्मा कहाँ लगाते? अगर एक दिन मैं सोच रहा था कि अगर ये कान नहीं होते तो हम चश्मा कहाँ लगाते। अब वैसे ही अगर तरबूज की वेल थोड़ी सी होती है और उस पर इतना बड़ा तरबूज लग जाता है, आम का पेड़ इतना बड़ा होता है, उस पर होना चाहिए बड़ा तरबूज, बड़े बड़े फल, उस पर छोटी छोटी आम लगते हैं। तो ये प्रकृति के द्वारा बनाई हुई चीज़ है, ये भगवान के द्वारा बनाई हुई चीज़। जैसे रेल होती है ना, रेल के अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, वैसे ये रेल की पटरियां हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जैसे रेल दौड़ती है वैसे ही हमारी जीवन की रेलगाड़ी इन रेखाओं पर दौड़ती है। अगर आप इसको सही समय पर सही ट्रेन में बैठना सीख गए, सही एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच गए, सही प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए तो आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। और एक बार अगर आपकी ट्रेन छूटी और आप भटक गए, कुछ समय होता है शुरुआती, उसमें भटक गए तो फिर जीवन भर भटकते ही रहेंगे। अब जैसे अभी आपने बताया, मैं भी उस चीज़ से हैरान हूँ कि जो तिल के ऊपर आपने बात कही, हमें तो बचपन से जो नॉलेज जो हम सुनते आ रहे हैं या देखते आ रहे हैं, हमें सिर्फ ये पता है तिल होना चाहिए। अब तिल का क्या आकार होना चाहिए, ये होना चाहिए, या इस आकार का तिल ऐसा होना चाहिए, इस आकार का, ये तो हमें आज मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। मतलब पहले मैंने ये बात सिर्फ तिल सुना है आज तक। किसी भी पॉडकास्ट में, जितने भी मैंने पॉडकास्ट सुने हैं, जितनी वीडियोज आज तक लाइफ में मैंने देखी है, कहीं तिल के आकार को लेकर बात नहीं हुई है। तो ये जो चीज़ है ये मतलब छोटी नहीं है, और ये जानकारी आपको भी होनी चाहिए कि तिल के आकार भी मायने रखते हैं, तिल का रंग भी मायने रखता होगा। फिर तिल के 10 प्रकार होते हैं। अच्छा, अगर कोई डीपली कभी इसको भी हम बताएंगे कि 10 प्रकार के तिल होते हैं। और छोटा मोटा भी बताना चाहें तो सबसे पहले तो महिला और पुरुष दोनों के तिल अलग अलग होते हैं। अच्छा, अगर पुरुष के राइट भाग में तिल है, यानी कि जो बॉडी है अपनी राइट बॉडी पार्ट्स पर तिल हैं तो ये शुभ हैं, और महिला के लेफ्ट बॉडी पार्ट पर तिल हैं तब शुभ हैं। लोग उल्टा समझते हैं कि महिलाओं के यहाँ चिक पर तिल होगा, राइट चिक पर, तो बहुत सुंदर। हाँ भाई, नैसर्गिक प्राकृतिक रूप से अट्रैक्टिव तो बनाता है, लेकिन लग्जरी से इसका कोई लेना देना नहीं है, भाग्य से इसका कोई लेना देना नहीं है, दुर्भाग्यशाली है, भाग्यशाली नहीं है। अब क्या हुआ, किसी की 1-2 की रील चली, सब ने ऐसे ही बनाना शुरू करते करते, जिसकी चलती उसकी क्या गलती भाई? जिसकी चल रही उसने बना दी, ट्रेंड पकड़ लिया। तो ये ट्रेंड के चक्कर में ज्योतिष फ्रॉड और बना देते हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा बेड़ा गड़क जो आजकल के नए एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं, ज़रा से कोर्स पढ़कर, और कोई पंडित जी हैं, कोई हैं नए आके अपना चैनल बनाकर 2-4 दिन में कोर्स सिखा के, लो भाई आपने 2 वेबिनार लिए, बन गए ज्योतिष आचार्य। इसमें ना एक छोटा सा सवाल है, और ये सवाल जनता का भी हो सकता है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि हमें भी नॉलेज नहीं है। मतलब जैसे अब किसी एस्ट्रोलॉजर को हम अपने पास बुलाएं, जैसे कोई किसी की नौकरी के पास जाता है तो उसकी डिग्री देखता है कि आपने पढ़ाई कर रखी है, कितनी कर रखी है, आपकी कितनी काबिलियत है, एक तरीके से डिग्री से देखा जाता है किसी भी हद तक। तो एस्ट्रोलॉजी में जैसे आपकी हस्तरेखा का विज्ञान है जो, इसको कैसे देखा जाए कि उनके पास कितना ज्ञान है, या कैसे पता चलेगा? अब किसी ने तिल बता दिया, जिसके पास नॉलेज ही नहीं हो तो मानेगा। अब कैसे पता चले? मैं आपको अगर बुला रहा हूँ, या किसी के पास कोई इंसान अपनी हाथ की रेखा दिखाने जा रहा है, अब वो फेमस है, तो वो अच्छा है। हाँ। हमारी आम जनता की नज़र में वो इंसान अच्छा है अगर वो फेमस है। ठीक है, फेमस की गलत बात की हुई भी सही हो जाती है, क्योंकि वो फेमस है, दुनिया मान लेती है। हमारे यहाँ तो विज्ञापनों का तो बहुत बड़ा असर रहा है जीवन में सबकी। हाँ। तो इसको लेकर हम कैसे पहचानें कि एस्ट्रोलॉजर जो हैं ये ठीक हैं या ये वो हैं? मतलब कैसे इस चीज़ का वो एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है? सबसे पहले इसमें जब अंदाज़ा लगाना है
तो ये देखो एस्ट्रोलॉजर ने जो बात आपको बताई है कि वो केवल आप ही के लिए है कि वो सबके ऊपर लागू होती है। अच्छा। एस्ट्रोलॉजर ने आपसे कहा आपके पास धन नहीं टिकता है, तो आप ये देखिए केवल धन आपके पास नहीं टिकता है कि पूरी दुनिया के पास नहीं टिकता है। आपको एस्ट्रोलॉजर कह रहा है कि आपके जीवन में स्थिरता नहीं है, तो आप ये देखिए केवल आपके जीवन में स्थिरता नहीं है कि सभी के जीवन में अस्थिरता है। अगर आप उस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे, अगर आप उस चीज़ को समझ पाए, तो आप अच्छे और गलत एस्ट्रोलॉजर की पहचान कर पाएंगे। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, कितने चिन्हों के बारे में वो जानते हैं, कितने ग्रहों के बारे में जानते हैं, कितने नक्षत्रों के बारे में जानते हैं, किस किस चीज़ के बारे में वो जानते हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। वो केवल रील वाला नहीं, रियल वाला एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए कि आए 30 सेकंड की रील बनाई, फेमस हो गए, फॉलोवर बढ़ गए। नहीं, अगर उसने प्रॉपर क्लासेस दे रखी हैं, पढ़ाता है बाकायदा, हर चीज़ उसके नॉलेज में है, उसने पढ़ा हुआ है तभी पढ़ा पाएगा। कोई अगर लाइव आकर पढ़ा पा रहा है, बता पा रहा है, 30-30 मिनट की 1-1 घंटे की वीडियो में पढ़ा रहा है, तो मैं उसको रियल एस्ट्रोलॉजर मानता हूँ, चाहे उसके 4 ही फॉलोवर हैं, क्योंकि वो इतनी बड़ी वीडियो में फालतू की बातें नहीं कर सकता। अगर पढ़ा रहा है तो उसको ज्ञान है। दूसरी चीज़, शास्त्रीय विधि का होना भी जरूरी है, गुरु परंपरागत होना जरूरी है। कम से कम गुरुकुल के दर्शन तो उसने किए हों। जिन श्लोकों से पढ़ेगा, जो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, भाई जब इस प्रकार के श्लोक पढ़ेगा तो गुरु का महत्व जानेगा, साथ में 9 ग्रहों का महत्व जानेगा, 27 नक्षत्रों का महत्व जानेगा, 12 राशि। ये तो डीप है, लेकिन आप केवल इतना समझिए जो बात आपको बताई जा रही है वो केवल आपके लिए है कि सभी के लिए। कहीं वो मनोवैज्ञानिक तो नहीं है, केवल मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से आपको समझा दिया और आप समझ गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पंडित जी, इसमें क्या है कि हमने ये भी सुना है कि रेखाएं पेट में, मतलब बच्चा जब होता है या बच्चा पेट के अंदर ही उनकी रेखाएं तैयार हो जाती हैं, ये बात में कितनी सच्चाई है या क्या है? देखो, एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में बैठा। एक राम वो हैं जो दशरथ जी के बेटे के नाम से, यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम से जाने जाते हैं, और एक राम घट घट में बैठा है। एक राम वे हैं जिसको भगवान शिव हमेशा अपने मन में रटते रहते हैं, राम 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 राम। अब अंतर क्या है कि आप अपने आप के ब्रह्म हो, मैं अपने आप का ब्रह्म हूँ। आदि शंकराचार्य जी ने कहा था अहम ब्रह्मास्मि, यानी सबके अंदर एक सहस्त्रार्थ चक्र है, उस चक्र के अंदर हर किसी का ब्रह्म है, जिसमें विचार आते हैं, विचार वाणी बनती है, वाणी कर्म बनता है, तो जब कर्म बनते हैं वही भाग्य बनता है, और भाग्य से ही प्रारब्ध बनता है, प्रारब्ध फिर भाग्य बन के मिलता है। तो हमारे अंदर एक ब्रह्म है, ये एक्टिव होता है पैदा होने के बाद, जब आदमी पैदा हो जाता है। उससे पहले भी ब्रह्मा जी तो हैं, वो हमें पेट में जान डालते हैं, बच्चा पेट में आ जाता है तो उसकी रेखा पेट में ही बन जाती हैं। तो उस समय पर निर्णय हो रहा होता है इसने कितने, उसको अपना पूर्व जन्म याद आता है, 7वें 8वें महीने में जाके वो उल्टा लटका हुआ होता है, कहता है एक बार निकाल दो मुझे यहाँ से, एक बार मुझे यहाँ पीड़ा हो रही है निकाल दो। उसको सब पुरानी चीज़ें याद आती हैं। अगर किसी ने किसी को सताया होगा, किसी के लात मारी होगी, किसी को तोड़ा होगा, किसी को लंगड़ा किया होगा, कि इसको लंगड़ा पैदा करो। किसी बहुत गरीबों का उसने बहुत हेल्प की होगी, तो अब इसको अमीर पैदा करो ताकि वो गरीबों की हेल्प कर सके। किसी का कर्ज लेके चला गया होगा कि अब इसको उधारी में डाल दो। तो जितने बुरे कर्म रहते हैं उसके अकॉर्डिंग जन्म मिलता है। जैसे किसी ने बहुत दान पुण्य अच्छे अच्छे कर्म किए, जैसे अंबानी के यहाँ पे पैदा करो। किसी ने बहुत गलत कर्म करे हैं, या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा जैसे कोयले की खदान के पास किसी को पैदा कर दिया, तो ये पैदा करना भगवान के हाथ में, हमारे और आपके हाथ में नहीं है। गॉड गिफ्टेड है, हमारे माँ बाप भाई बहन गॉड गिफ्टेड है, और इसके अकॉर्डिंग रेखाओं पर, हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग रेखाएं तय होती हैं। ब्रह्मा जी उसी अकॉर्डिंग जन्म देते हैं। इस पर एक चीज़ है कि जब बच्चा जन्म ले लेता है, जब वो बाहर निकलता है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं कि हस्त रेखा में ऐसी कौन सी रेखा है जो ये बताती है कि आपकी पढ़ाई लिखाई जो है वो अच्छी होगी, आप अच्छे पढ़ लिख कर एक अच्छे स्कॉलर विद्वान बन सकते हैं, या ज़्यादा आप पढ़ लिख जाएंगे। तो ये कैसे पता चलेगा कि बच्चा काबिल निकल जाएगा? देखो, मैं पढ़ने लिखने को विद्वत्ता नहीं मानता कि केवल पढ़ाई से विद्वत्ता नहीं आती। विद्वत्ता आती है अनुसंधान से। अच्छा। किसी व्यक्ति ने खूब इंग्लिश की पढ़ाई की, खूब मैथ की पढ़ाई की और IAS बन गया, PCS बन गया, क्या उसमें फिर वो उस काम को कर पा रहा है? क्या वो फिर कैलकुलेशन कर रहा है कि भाई उसने बहुत चीज़ें सूत्र पढ़ के वहीं छोड़ दिए? हम एक रेखा पढ़ेंगे, जीवन भर उसका अनुसंधान करेंगे। एक पर्वत पढ़ेंगे, आपको भी उस पर्वत के बारे में बताएंगे, दुनिया को उस पर्वत के बारे में जब तक जिएंगे बताते रहेंगे, तो हमारी जो परिपक्वता है बढ़ती रहेगी। एक किसी ने कोई काम सीखा तो उसको और करते 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 परिपक्व हो गया, उस चीज़ का अनुसंधान उसने कर लिया।
वैसी पढ़ाई वो होनी चाहिए, मंत्र है, किसी ने अगर कंठस्थ कर लिया, इसीलिए तो गुरुकुल परंपरा तोड़ दी, तो फिर पढ़ाई वो वाली पढ़ाई नहीं रह गई है, विद्वत्ता वाली पढ़ाई नहीं है, केवल धनार्जन की पढ़ाई रह गई है। धन अर्जन की पढ़ाई रहेगी। कोर्स आप खरीद लीजिए, डिग्री आप खरीद लीजिए, तो क्या आप विद्वान हो जाएंगे? डिग्री खरीदने से, कोर्स करने से कोई विद्वान होता तो आजकल कितनी डिग्री आपको फर्जी दिला दे, कोई भी दिला देगा। तो डिग्रियों से कोई विद्वान नहीं होता। पढ़ाई की बात यह है कि शुरुआती शिक्षा पढ़ाई माता कराती है, संस्कार वाली पढ़ाई शुरुआती मेन है। अगर संस्कार होंगे, सहजता होगी, तो महिला होगी तो बचपन से ही संस्कार होंगे, तो जिस घर में जाएगी उस घर में रोशन करेगी। और बेसिक शिक्षा भाई, बच्चों पे इतना प्रेशर है, नर्सरी वगैरह, छोटे छोटे बच्चों पे ट्यूशन भी पढ़ेंगे, छोटे से बच्चों पर पूरा बैग लाद दिया जाता है, गधों की तरह उनको चलाया जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। 12 घंटे तक मतलब बच्चों ये गलत है। लाइफ चल रही है। छोटे बच्चों को खुला छोड़ना चाहिए, 5 साल तक उनके माइंड को रिलैक्स रहना चाहिए, कच्चा माइंड होता है। 5 साल के बाद उनका एडमिशन कराना चाहिए, फिर उनको आप पढ़ा के देखना, अच्छी पढ़ाई में मन भी लगेगा और अच्छा काम करेंगे। अब बचपन में 3 साल का हुआ नहीं और इंग्लिश मीडियम में डाल दिया, इधर उधर और ट्यूशन अलग पढ़े, तो उसके दिमाग पे प्रेशर आता है, बचपन से ही बच्चा दबा हुआ रह जाता है, बचपन से ही बच्चा ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता है और संस्कार भी नहीं आ पाते हैं। तो पंडित जी, फिर मेरी आपसे फिर ये है कि हम रेखाओं के बारे में बात कर सकते हैं अब? हाँ, जैसे हाथ में ऐसी कौन सी रेखा है जिससे शिक्षित, जो आज के ज़माने की शिक्षित की बात कर सकते हैं हम, कि आज के ज़माने के हिसाब से ही दुनिया को समझाया जा सकता है, देखा जा सकता है, तो ऐसी कौन सी रेखा हाथ में हम देखें कि इससे पता चले कि बच्चा जो बहुत शिक्षित है, या IAS YAS या एक बहुत अच्छी पढ़ाई करके एक बहुत अच्छी पद पे जा सकता है, या पढ़ाई अच्छी कर सकता है? आपका प्रश्न उत्तम है, क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार ज्योतिष में भी परिवर्तन आते हैं। जैसे प्रकृति में परिवर्तन आते हैं, सर्दी के बाद गर्मी आती है और समुद्र, कभी पानी का स्तर बढ़ता है, कभी जल का स्तर कम होता है। उसी तरीके से पढ़ाई पहले विद्वत्ता वाली होती थी, इन मुगलों ने, कुछ दुष्टों ने, कुछ अंग्रेजों ने ये हमारी गुरुकुल परंपरा समाप्त की। अब इंग्लिश पढ़ाई आ गई, तो वो भी पढ़ाई में ही मानी जाती है। और उसके साथ एक चीज़ और भी है कि IAS PCS लोग पढ़ लिख के ज़्यादातर बनना चाहते हैं, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, तो इनसे ये सब ग्रह इनके अलग अलग हैं। IAS PCS के ग्रह अलग हैं, और कोई फिटनेस में जाना भी चाहता है, उस चीज़ की पढ़ाई करता है, या फिर कोई बिजनेस की पढ़ाई करता है, तो वो अलग ग्रह से होती है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, विद्वत्ता, पढ़ाई, ज्ञान। उसमें ये नहीं लिखा होता 12th, उसमें ऐसा नहीं लिखा होता कि VA शिक्षा में BSc, उसका मतलब केवल होता है कि बुद्धि का स्तर। उत्तम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, उच्च शिक्षा और बुद्धि का स्तर, क्योंकि किसी की बुद्धि का स्तर अच्छा होगा तब वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाएगा। और इसमें अपभ्रंश हुआ है, वो हमने आपको पहले ही बता दिया कि आजकल पैसे लेकर डिग्रियां मिलती हैं, पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं होती, तो ये इसका अपभ्रंश है। वैसे अगर किसी को ये अपभ्रंश टूट जाता है, जब बड़े कंपटीशन लेवल की पढ़ाई करता है व्यक्ति, तो ये अपभ्रंश वहाँ समाप्त हो जाता है। जब कंपटीशन में व्यक्ति बैठता है तो वहाँ पर पढ़ाई करनी पड़ती है। अब पढ़ाई के लिए तो बुद्धि का लेवल हाई होना चाहिए। बुद्धि का लेवल हाई देखने के लिए मस्तिष्क रेखा देखी जाती है। मस्तिष्क रेखा जितनी स्वस्थ, लंबी, स्पष्ट, साफ सुथरी होगी। मस्तिष्क रेखा कौन सी होती है? जैसे अगर मस्तिष्क रेखा हम आपको बना के दिखाते हैं, इसीलिए आज हमने दर्शकों के लिए पूरी व्यवस्था करके रखी हुई है। ये कुछ हाथ है अपना, ये मस्तिष्क रेखा होती है हाथ में। अच्छा, ये शुरुआती समय, इसका जो शुरुआत होती है वो मंगल से होती है। हाँ, मंगल और बुध यानी जुपिटर और मार्स के बीच में, और ये जाती है मून की ओर, जो अपनी माइंड लाइन है। ठीक है। अब आप देखना, ये मून तक जाएगी तो व्यक्ति कलात्मक भी होगा, केवल पढ़ने वाला नहीं होगा। आपने देखा होगा क्रिएटिव होगा। हाँ, क्रिएटिव डांस होते हैं स्कूल में, नृत्य होते हैं, उसका भी नृत्य होते हैं, बहुत सारी चीजों में वो पेंटर भी हो सकता है, राइटर भी हो सकता है, बहुत सारी चीजों में आगे जा सकता है। बड़ा ही गजब का व्यक्ति होता है। जिसकी रेखा चंद्र पर्वत तक पहुंच जाए। ये आप रेखा देख लीजिए, ये अलग रेखा, ये मस्तिष्क रेखा है जो यहाँ से शुरू होती है अंगूठे के पास से, और ये रेखा यहाँ तक चंद्र पर्वत तक आ जाए। चंद्र पर्वत ये होता है, अगर यहाँ तक जा रही है ये वाली रेखा, ये होगी वो, ये ऊपर ही, तो ये वाली रेखा अगर जा रही है तो आप इतना समझ लीजिए कि ये रेखा अगर जा रही है तो इसे कहते हैं मस्तिष्क रेखा। ये यहाँ तक जाती है, बच्चे की ज़्यादा बड़ी है, तो इसका मतलब आपका जो बच्चा है वो क्रिएटिव है, कलात्मक भी बनेगा और चीज़ों को दुनिया से अलग नज़र से देखेगा, वो मौज मस्ती में रहेगा। हाँ। वो केवल पढ़ाई के प्रेशर में नहीं रहेगा। कहीं डांस हो रहा है तो डांस, कहीं चुटकुले करने हैं, हंसी मजाक करनी है तो हंसी मजाक में भी वो आगे मिलेगा। कुछ बच्चे थोड़े कहते हैं ना, ये थोड़ा नोटी है, थोड़ा बदमाश है, ये बहुत खतरनाक है,
तो ऐसे बच्चे और कुछ बच्चे जो शिक्षा के क्षेत्र में ये ज़्यादा अच्छा करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो चुप रहते हैं एकदम, अपने केवल राइटिंग, किसी को अपने नोट्स भी नहीं दिखाते हैं, किसी को अपने नोट्स नहीं दिखाएंगे, गुप्त रूप से पढ़ाई करेंगे, कमरा भी बंद कर लेंगे, किसी के सामने ऐसे करेंगे जैसे हम पढ़ते ही नहीं है। शांत तो उनकी ज्यादातर जो माइंड लाइन है वो एकदम सीधी देखी जाती है, बिल्कुल सीधी जाती वो झुकेगी नहीं, है, मतलब वो कम झुकती है, क्योंकि वो इतने हृदय से लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते, वो अपने काम से काम रखते हैं, तो ज्यादातर सीधी ही मस्तिष्क रेखा उनकी होती है। अभी जैसे मस्तिष्क रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा ज्यादा चंद्र पर्वत की ओर ना जाए तो ऊपर मंगल होता है, मंगल का अकड़ू स्वभाव होता है, ये उच्च मंगल होता है, तो अकड़ू स्वभाव का व्यक्ति होता है, यानी थोड़ा सा ऐसा रहता है कि वो ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ता, अपने काम से काम, तो उसे लोग ये समझते हैं कि घमंडी है, अकड़ू है, लेकिन दरअसल वो अपने काम से काम। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, आपके बहुत चीज़ें काम आ सकती हैं, अपने बच्चों को भी आप देख सकते हैं, और बच्चों की कुछ चीज़ें आप घर बैठे ही सीख सकते हैं, इसलिए एपिसोड ये बनाया गया है ताकि आपके अंदर कुछ चीज़ें समझ आएँ, आप लोग कुछ सोच सके, कुछ देख सके, इसलिए बनाया जाए। उद्देश्य केवल दर्शकों को समझाना ही है, हाँ, ताकि आप लोगों को लाभ मिल सके। मस्तिष्क रेखा तो सबके हाथ में है, लेकिन आपका इसमें क्या लाभ है? जीवन रेखा सबके हाथ में है, लेकिन हमारे दर्शकों का इसमें क्या लाभ है? पंडित जी, जब बच्चा बड़ा होता है उसके बाद उसकी जो शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद आती है नौकरी या व्यापार। अब सफलता है, सफलता वो तो होगी अलग चीज़ कि नौकरी मिलेगी, तो नौकरी पे पहले आए तो कि वो नौकरी को सरकारी नौकरी मिलेगी, क्योंकि नौकरी में तो ज़्यादातर सरकारी नौकरी की तरफ लोग भागते हैं, तो उसे सरकारी नौकरी में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कौन सी रेखा बता सकती है, या कोई चिन्ह हो या कोई निशान जो आपको लगता हो कि भाई ऐसे पता चल सकता है? वैसे तो सोशल मीडिया पे आप इसके लिए वीडियो देखेंगे तो एक रेखा है तो बनेंगे करोड़पति, दूसरी रेखा है तो सरकारी नौकरी पक्की, ये रेखा है तो आपकी ये वाली नौकरी पक्की, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, दुनिया भर की नौकरियां पर सोशल मीडिया पे बताई जाती है। या कोई कहता है ये सूर्य रेखा है तो सरकारी नौकरी IAS PCS पक्का बन जाएगा। जब मैं छोटा था, जब मैं कुछ शुरुआती समय में पामिस्ट्री करता था तो मेरा भी यही मानना था, लेकिन जब मैंने अनुसंधान किया, जब हमने चीज़ों को समझा, अपने बड़ों से पढ़ा, देखा, तो ऐसा नहीं है कि एक चीज़ से कभी भी कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं बता सकता। पहले उसको हाथ का रंग देखना होगा, उसको हाथ का आकार देखना होगा, उसको नैसर्गिक स्वरूप देखना होगा, उसको ये नाखून देखने होंगे, उसको हाथ के रोम देखने होंगे, उसके ऊपर चक्र देखना होगा, ट्रायंगल्स देखने होंगे, और एक चिन्ह होते हैं शुभ और अशुभ चिन्ह देखने होंगे, और उसके बाद इसके उभार और दबाव देखने होंगे, उंगली देखनी होगी, फिर उस रेखा का महत्व पड़ेगा। सूर्य रेखा फिर है तो सरकारी नौकरी पक्की है। अच्छा, उसके बाद होनी चाहिए, मतलब सूर्य रेखा के अंदर आकार आप सारा देख सकते हैं। आकार तो ये एक वैज्ञानिक ही देख सकता है जो उस विषय का वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक हो तो आप ये देख लीजिए, ये हाथ है, ये जो है फिंगर जो है, इसके नीचे जो ये है ना, ये लाइन होती है, ठीक इसके नीचे, इसे सूर्य रेखा कहा जाता है। ये राजनीति में भी ले जाती है व्यक्ति हाँ, ये राजनीति है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, और सरकारी नौकरी, मतलब सरकार से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ों में। हाँ। अगर वहाँ नहीं भी लेके गई तो बहुत बड़े बिजनेसमैन की तरफ आप सब, मतलब किसी भी बड़े बिजनेस में सोने का व्यापारी हो सकता है। हाँ, सोने का भी व्यापारी हो सकता है। तो ये रेखा ये आपके सीखने के लिए, ये बच्चे के हाथ में है, तो ये रेखा होने के बाद पूरे हाथ को देखा जाता है, बालों को देखा जाता है, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। हाँ, केवल किसी के एक रील में आकर एक चिन्ह को कहने को हकीकत मत मान लिया करो, सब तक उसकी पूरी सच्चाई ना जान लो, बाल की खाल निकाल कर तब कोई बात माननी चाहिए। और इसके अलावा पंडित जी दूसरी बात यह है कि आप बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। अब बिजनेस के नाम पे लोगों के दिमाग में दो ही नाम आते हैं, अडानी और अंबानी कि बस टाटा अडानी अंबानी, टाटा बिरला, यही नाम आते हैं, एलोन मस्क। हाँ, कि हमारा बच्चा, सबसे पहले ये नहीं देखते हमारा बच्चा बिजनेस करेगा, ये देखते हमारा बच्चा अडानी बनेगा क्या, हमारा बच्चा अंबानी तो नहीं बनेगा। तो वही है कि उसको लेकर कौन सी रेखाएं हैं, या वही ये भी सूर्य रेखा से ही देखा जा सकता है, या कुछ और रेखाएं हैं जिनसे, या कोई चिन्ह हो हाथ में जिनसे पता चल सके? नहीं, ऐसा नहीं है कि सूर्य रेखा से ही सब कुछ जान सकते हैं। सूर्य रेखा का एक अपना अलग काम है। ऑफिस का कोई काम कराना है तो आप ऑफिस के सरकारी बाबू के पास जाते हैं, प्राइवेट के पास नहीं जाते हैं। बैंक का काम, कोई फाइनेंस का, तो बैंक वालों के पास जाना पड़ता है, वो अपने अकाउंट के बारे में बताते हैं। वैसे आपको टिकट खरीदनी है तो टिकट वालों के पास जाना पड़ता है। हवाई जहाज़ से जाना है तो उनकी वेबसाइट पे विजिट करना होता है। हर किसी का काम अलग अलग है। आपको फिटनेस में चाहिए तो आपको जिम वगैरह या फिटनेस जाना पड़ेगा, आपको ध्यान चाहिए तो योगा के पास जाना पड़ेगा, स्पिरिचुअल बनना है तो किसी सदगुरु के पास जाना पड़ेगा, और पॉलिटिक्स में जाना है तो आपको किसी राजनेता के पास जाना पड़ेगा। वैसे यदि आपको बिजनेसमैन बनना है तो आपको बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। बुद्ध रेखा कैसे देखी जाती है, क्या है? ये
मरकरी अमाउंट होता है। सबसे छोटी वाली उंगली। हाँ, छोटी वाली पिंकी फिंगर, इसके ऊपर मरकरी अमाउंट। ठीक है। ये उंगली लंबी होनी चाहिए। अच्छा। इस पर एक इसकी बुद्ध रेखा होनी चाहिए, भाग्य रेखा से बुद्ध रेखा गई हो। ठीक है। और उसके बाद अगर ये उठा हुआ है हम्म, तो 100% चांस होते हैं कि उसके अंदर बिजनेस माइंड है, वो बिजनेस करने के लिए ही पैदा हुआ है। बाकी कुछ और चीज़ें भी हैं जो अनुसंधान से आती हैं, जब सीखते रहेंगे, पॉडकास्ट देखेंगे तो लास्ट तक आपको पता लग जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मतलब कि ये क्या-क्या एक रेखा यहाँ से, यहाँ एक फेट लाइन होती है, अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, वो रेखा यहाँ से छोटी वाली उंगली तक जाती है और ये उठा हुआ होना चाहिए। ऐसी कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपको ये बता सकती हैं कि और ये लंबी होनी चाहिए। ये लाइन है वो। हम्म, आप दर्शक अभी लाइव देख सकते हैं। हम्म। अगर ये लाइन है तो बिजनेस के बहुत ज़्यादा विचार आते हैं, आपको भी आते होंगे। आते होंगे सब। हाँ, मेरी है, मेरी सीधी। मैं ये व्यापार कर लूँ, मैं वो व्यापार कर लूँ, और करेंगे भी। नौकरी नहीं करेंगे, किसी की गुलामी नहीं मेरी ये करेंगे। सीधी यहाँ से यहाँ से यहाँ जो भी करेंगे काम ऐसा करेंगे कि मुझे राजा बनना है, गुलाम नहीं बनना है। और जिसके हाथ में ये स्पष्ट और क्लियर हो तो वो पैदा ही बिजनेस करने के लिए होता है। तो दर्शक आप अपने देखना, दर्शक जो हमारे हैं और हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो ये सब अनुसंधान से आता है। और किसी के हाथ में है और फिर भी वो व्यापारी बड़ा नहीं है, तो केवल विचार रखता है, तो आने वाले समय में वो व्यापार कर सकते हैं। और जो पढ़ा लिखा हो उससे नौकरी ना मिल रही हो, ये तो 70% व्यक्तियों की यही बेरोजगारी कि है। बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई है और आजकल बेरोजगारी जिस हिसाब से चल रही है, उसको लेकर हम क्या कैसे ये देख सकते पहली बात तो सिस्टम की कमी है कि इतना पढ़ाते हैं लिखाते हैं, पूरी व्यवस्था बनाई हुई है शुरू से लेकर लास्ट तक शिक्षित करने की। वो तो बहुत अच्छी बात है, हर व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कोई पढ़ाई के लिए ही 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख, 30-30 लाख के कोर्स करता है, MBA और अलग अलग। आप हमसे भी ज़्यादा जानते होंगे कितने बड़े बड़े कोर्स होते हैं। कोई अमेरिका, कोई लंदन, यूरोप, करोड़ों रुपए खर्च करता है। और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद उसको 1 लाख की नौकरी मिल भी जाती है, 1.5 लाख की नौकरी मिल भी जाती है, तो उससे क्या फ़ायदा? उससे ज़्यादा तो बिजनेस में व्यक्ति कमा सकता है, या फिर कोई सरकारी नौकरी लगा के कमा सकता है। उसके लिए कौन सी रेखा देखी जा सकती है कि बिजनेस, मतलब वो उसको नौकरी मिलेगी नहीं, चाहे वो तो शिक्षा होगी, शिक्षा उसने प्राप्त कर ली। हाँ। पर शिक्षा के बाद अच्छी नौकरी किसी भी फील्ड में हो सकती है, सरकारी में हो, प्राइवेट में हो, उसके लिए कोई रेखा? हाँ, रेखा है। अब जब आप प्राइवेट, जैसे कोई सरकारी मैनेजर होते हैं, मैनेजर क्या होते हैं, मैनेजर लेवल पे चले। हाँ, मैनेजर प्राइवेट भी होते हैं, सरकारी भी होते हैं। हाँ, मैनेजर एक अच्छा पद है, अगर अच्छा आप पद जनरल मैनेजर बनते हैं। हमारे कई सारे क्लाइंट हैं, बहुत सारे जो मैनेजर हैं, उनके नीचे 200-300 व्यक्ति काम करते हैं। तो सबसे पहले तो वो भी मैनेजमेंट करने का काम करते हैं, और मैनेजमेंट सब बुद्ध के पास होता है। तो उनके हाथ में ये बुद्ध वाली रेखा होती है, कहीं ना कहीं वे भी एक डीलिंग कर रहे होते हैं। हाँ, देखते संभाल रहे और ये होने के साथ साथ जो बिजनेस लाइन है यही इसमें मेन है, जो कोई मैनेजर वगैरह का पद होता है। वहीं पर कोई इंडिविजुअल काम करता है, जैसे कि कोई एडिटिंग करता है, ये भी तो एक किसी की नौकरी करना है। हाँ। वैसे उसके पास स्किल का काम होता है ये। तो अब सब नौकरी भी नहीं कहेंगे, स्किल बोलेंगे। तो जितनी भी स्किल हैं वो सब अपने वीनस से देखी जाती हैं। अच्छा। वीनस अमाउंट स्किल देने वाला होता है। आपको पॉडकास्ट करने की, मुझे पॉडकास्ट देने की जो स्किल है, मेरे अंदर जो कला है, जो मेरे अंदर पामिस्ट्री बताने की कला है, किसी में एस्ट्रोलॉजी की स्किल है, किसी में वास्तु की स्किल है, किसी में एडिटिंग की स्किल है, किसी में शूटिंग की स्किल है। तो वो सारी स्किल जितनी भी होती हैं, वो सब अगर ये वाला अमाउंट, वीनस अमाउंट उठा हुआ है, तो स्किल वाला व्यक्ति प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अच्छा, ठीक है। और अगर दूसरी बात है, बिजनेस हो गया, ये हो गया, और बिजनेस में अब क्या है ना, बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं, यानी दोस्ती, बचपन के दोस्त हैं, या किसी दोस्त से कोई नया दोस्त भी बना है, कॉलेज के दोस्त हैं, दिल बनने लग गया, एक दूसरे का दिल मिलने लगा, तो हमने उनके साथ बैठ के अपना बिजनेस कर लिया। तो बिजनेस पार्टनर के लिए कौन सी रेखा है कि बिजनेस किसी के साथ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके लिए कुछ हाथों में या कुछ ऐसा बता सकते हैं? जब बिजनेस की बात चलती है तो बिजनेस पार्टनरशिप कोई भी कर सकता है किसी से, उसको रोक नहीं सकते, मगर वो बिजनेस में सफल होगा या असफल, इसको लेकर चिंता बहुत रहती है किसी को भी। कोई भी अपना बिजनेस 5 लाख रुपए खर्च कर देता है, कोई 2 लाख, कोई 10 लाख, कोई 1 करोड़ करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस डूब जाता है किसी। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? जब हम बिजनेस की बात कर रहे होते हैं तो बुध वहाँ पर भी आता है। अच्छा। मरकरी अमाउंट का रोल है, और उंगली लंबी है, बड़ी है, गुलाबी है, पर्वत उभार लिए हुए हैं, और साथ में बुध की रेखा भी है।
तो मैनेजमेंट में व्यक्ति अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात आती है पार्टनर की, बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्टनर के लिए सबसे पहले व्यक्ति का व्यक्तित्व और व्यवहार निर्भर करता है कि वो धोखा देगा या नहीं। एक व्यक्ति ऐसा होता है कि काफ़ी घाटे में चला जाता है, कई लोग समझ नहीं पाते इन लेकिन चीज़ों, सामने दूसरे वाले लोग को व्यवहार- पता नहीं लगने देता है। हाँ, आपने कुछ रील्स देखी, मैं एक दिन देख रहा था, मुझे भी थोड़ा सा भाव पैदा हुआ कि एक भाई होता है, बहुत पॉपुलर रील है, क्योंकि रील कभी कभी भी कोई भी देख सकता है, हम भी देखते हैं। उसमें उसने दिखाया कि जैसे आप और हम भाई हैं, तो छोटे भाई के ऊपर उसने अपना पूरा बिजनेस दिया हुआ था, और उनकी जो पत्नी है वो कहती हैं कि आपका जो भाई है, मुझे नहीं लगता कि ये पूरे पैसे ला के देता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा है तो मैं अपने हैंडल कर लेता हूँ। उन्होंने जब खुद व्यापार चलाया तो वो जो इनकम है वो और कम हो गई। तो उसने अपने भाई से पूछा कि आप तो मुझसे अच्छा कर लेते, कि भाई वो पैसे मैं अपनी तरफ से डाल के देता था, नफ़ा नुकसान में पूरा करके देता था। तो उसी तरीके से अगर इस तरीके का बिजनेस पार्टनर मिल जाए जो छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान न दे, क्योंकि बिजनेस में उतार चढ़ाव होंगे, कभी लाभ होगा, कभी हानि होगा, कभी आपके ये पैसे तो जाएंगे, खैर है। जो इसको झेल सकता है, ऐसा व्यक्तित्व भी तो होना चाहिए। व्यक्ति के अंदर धैर्य होना चाहिए। तो धैर्य, व्यक्तित्व, व्यवहार, विचार कहाँ से आएंगे? हार्ड लाइन यदि मजबूत है, आपको हार्ड लाइन बताते हैं कि कुछ किस प्रकार के साइन होते हैं। सबसे पहले तो बुद्ध अच्छा होना चाहिए, जो मैनेजमेंट में अच्छा होता है। कभी कभी व्यक्तियों को एक साथ 4 बातें कह दें तो वो कन्फ्यूजन होकर चिड़चिड़े हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति 10 बात कह दो तब भी वो उसका मीनिंग अच्छे हाँ, से ये तो निकालते खैर हैं, है ना। तो ये ही मानना पड़ता है कि व्यक्ति कैसा है। अब इस प्रकार की किसी की जो हृदय रेखा है, हार्ड लाइन इस प्रकार की है, मतलब इस उंगली तक जाना। हाँ, इस उंगली तक जाती है, तो व्यक्ति बहुत हर चीज़ को डीपली लेता है, एकदम चीज़ों को क्विक नहीं करता, छोड़ता नहीं है कि कोई भी काम किया और छोड़ दिया, ऐसे नहीं करता है। वो लास्ट समय तक काम में टिका रहता है। और ये यदि यहाँ तक आती है तो व्यक्ति ज़्यादा समय तक किसी के साथ पार्टनरशिप में टिक नहीं सकता, अपना ही काम करेगा, अपने ऊपर ही चलेगा। किसी और के साथ काम करना चाहेगा लेकिन टिक नहीं पाएगा। थोड़े ही समय में वो कहेगा आप अपना काम अलग करो, मैं अपना काम अलग करता हूँ, नुकसान मुझे हुआ मैं झेल सकता हूँ। ऐसा भी उसका भाव होता है कि मैं नुकसान भी झेल लूँगा, लेकिन आपने मेरे साथ गलत किया तो अब मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा, क्योंकि बिजनेस में सही गलत होता मतलब रहता है। पार्टनरशिप चलेगी नहीं ज़्यादा। एक साइन और है, यदि ये आपकी गुरु की उंगली, जुपिटर की जो उंगली है, इंडेक्स फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है, तो आपको उस ऐसे बंदे के साथ व्यापार नहीं करना चाहिए। बहुत ईगो रखता है, घमंड रखता है। मतलब जिसकी ये उंगली बड़ी है, हाँ, इस उंगली से। हाँ, रिंग फिंगर से। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ आपको व्यापार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका ईगो सामने आ जाता है, और ईगो के कारण वो कहीं ना कहीं व्यापार इसको नहीं समझ करता है। लीजिए, ये वाली उंगली अगर बड़ी है इस उंगली से, तो आप उसके साथ व्यापार नहीं कर सकते। हाँ, वो इस बात व्यक्ति, को आप समझ उसका जो लीजिए। माइंड सेट है वो एक तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, अगर उसको जरा सी गड़बड़ दिखी चिड़चिड़ा हो जाएगा और अपने ईगो पे बात ले जाएगा, और ईगो पे बात ले जाने के बाद उसके साथ बिजनेस की डील तोड़ देगा। ऐसे व्यक्तियों को बिजनेस पार्टनर नहीं बनाना चाहिए। और पंडित जी, दूसरी बात आती है कि शादी, क्योंकि इसके बाद जीवन में शादी आती है, बिजनेस हो गया, ये सब हो गया, तो शादी आती है, तो हम किस ऐसी महिला के बारे में जानना चाहते हैं कि इनके हाथ में या किसी महिला के हाथ में ये रेखा या ये चिन्ह या कुछ ऐसा चिन्ह चेहरे पे या कहीं भी दिखाई दे, तो उससे शादी करने से पहले विचार करना चाहिए। या जो पत्नी है, वो अगर किसी की पत्नी बनने जा रही है और वो अपने पति या होने वाले पति या जो लड़के का चेहरा है या कोई हाथों में निशान है, तो लड़के की कौन सी ऐसी रेखा देख के उसको रुक जाना चाहिए कि मुझे इससे शादी नहीं करनी है। देखो, मैं इस पे आपको अपना विचार दूंगा, लेकिन इसमें ज़्यादा खुलकर नहीं बताऊंगा, क्योंकि किसी का घर भी टूट सकता है। किसी लड़की को देखने जा रहे हो और वो ये पॉडकास्ट देख रहे हो, तो हो सकता है वो उसको रिजेक्ट कर दे, तो उसका दोष मुझे लगेगा। अच्छा, इसलिए मैं खुलकर ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन बिल्कुल ही उस व्यक्ति के साथ गलत ना हो। अब पंडित जी, अगर कुछ आप समझ नहीं पाए। बताएंगे तो एक बात तो जिसके साथ चलो उसके साथ गलत हो गया, उसका रिश्ता टूट गया, पर उसके साथ भी तो गलत होगा जिसके साथ रिश्ता होने जा रहा है। अब भाई, उसको वो पत्नी मिलनी है, भगवान ने लिख के दी है कि बात कंट्रोवर्शियल हो सकती है, पर बात तो वो नहीं, किसी की समझो, जिंदगी इसका बचानी भी तो जरूरी है। तर्क समझो। अब किसी को पीटने वाली वो बीवी मिल यातनाएं गई। झेलनी है, वो उसके कर्मों में लिखा है ना, बिना कर्म के थोड़ी ना पीट देगी। हाँ, मैं आपको क्यों पीट सकूंगा? जब तक मेरे आपने कुछ ऐसे कर्म पूर्व जन्म में किए होंगे, तब मैं आपके ऊपर कुछ कर सकता हूँ ऐसे। या फिर पत्नी पति को तभी मार सकती है
तब वो कभी उल्टा हुआ होगा, ये वो पति पत्नी होगा। अब सुनो, अब मेरे हाथ में या आपके हाथ में या किसी लड़के के हाथ में ऐसी कौन सी रेखा है, चलो इसको थोड़ा सा फनी बना लेते हैं, कि उसको पत्नी दबाने वाली मिलेगी? देखो रेखाएं फनी नहीं होती हैं, मतलब मैं फनी बात कर रहा हूँ, लेकिन दबाने वाली बात ऐसी है कि खर्चीली बहुत होती हैं पत्नियां। हाँ खर्चीली भाई आजकल तो दबाने का तो सीन ऐसा है भाई, पत्नी से तो दब के हर किसी को अब रहना ही चाहिए। इनको तो सरकार भी महिला में राशन कार्ड में भी इन्हीं को आगे कर दिया है। तो फिर भैया मतलब कहने का ये है कि आप ये कह रहे हो कि भैया फिर भी तो रेखा तो वो होगी कि भैया हर इंसान देख ले कि अच्छा इसको भी गृह मंत्रालय से बड़ा भैया मंत्रालय कोई नहीं। भैया खर्चीली इसको मिली, हमारे को भी मिलेगी, और दब के तो रहना ही पड़ेगा। तो वो तो फिर सबके हाथ में ऐसी रेखा होनी चाहिए ज्यादातर लोगों के। पहले अब वो दबाने वाला समय चला गया, अब दब के रहने वाला समय आ गया। हाँ समय आ गया कि एक तरीके से बराबरी का परिवर्तन होता है। परिवर्तन देखो ये जो वीनस अमाउंट होता है, अच्छा ये अत्यधिक उभार लिए हुए हो, अच्छा बहुत अधिक, पत्नी के हाथ में एकदम गोल फुटबॉल जैसा हो, हाँ ठीक है, हल्का मारा तो सभी का भारी उभरा ठीक है, होता हाँ, है, उभरा बिल्कुल एकदम उभार लिए हुए हो, तो पत्नी की बहुत इच्छाएं होती हैं। गाड़ी चाहिए नंबर 1, बंगला चाहिए नंबर 1, पति भी चाहिए नंबर 1, सुंदर से सुंदर व्यक्ति चाहिए, तो उसको नंबर 1 और बहुत अधिक की चाहत होती है। आप अपने जिगर का टुकड़ा भी निकाल के बाहर रख दें तो वो आपको क्रेडिट नहीं देगी कि आपने मेरे लिए क्या किया, ऐसे तो दुनिया कर देती है, आपने क्या खास किया। भाई कहाँ से ला के दोगे, ऐसी चीज वो मांगने लग जाए कि मुझे ये चाहिए, तो कहाँ से ला के दोगे। इसलिए ऐसी पत्नी का थोड़ा सा बाहर मांगने हाँ, मतलब ऐसे जो ज्यादा ही शुक्र पर्वत हो, ऐसी पत्नियां कामुक भी बहुत ज्यादा होती हैं। लग्जरी सोना भी बहुत ज्यादा चाहिए, और क्रिएटिव भी होती हैं, डांस भी उनको हर जगह करना है, आप जहाँ मना करेंगे वहां भी करेंगी। मतलब वो हर आप जहाँ मर्यादा में रहने कहेंगे वहाँ अमर्यादित रहेंगे, और आपको चिढ़ाएंगी कि तेरे को अगर मेरे से दिक्कत है तो छोड़ दे। इसलिए कह रहा हूँ, मैं ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बात बनाना नहीं चाह रहा, लेकिन मुद्दा कुछ इसी तरीके का है। लेकिन कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा गलत तरीके में बताते हैं, कुछ पामिस्ट हैं और प्रसिद्ध भी हैं। और लड़कियों के हाथ में अगर ये चीज़ हो, लड़कियों के हाथ में उन्हें बता रहा हूँ, कुछ पामिस्ट बताते हैं, और वो ये कहते हैं कि अगर ये शुक्र पर्वत एकदम ज़्यादा उठा हुआ है, फुटबॉल जैसा है, तो वो पत्नी आपकी पत्नी है ही नहीं, वो लड़की गर्लफ्रेंड आपकी है ही नहीं, वो कभी सारों के साथ में जुड़ी हुई रहती है, उसको कहीं ना कहीं मौका मिलता है। लेकिन ये सरासर गलत है, ना तो ऐसे प्रेडिक्शन देनी चाहिए, ना ऐसा बताना चाहिए। सीधी सी बात है, अगर वो संस्कारी हैं उसके घर के, पहले से उसको संस्कार मिला हुआ है, महिला हो या पुरुष हो कोई भी, बचपन से आप संस्कार दे के रखोगे तो वो किसी के साथ धोखा नहीं करेगा, कुछ गलत नहीं करेगा। वहीं से उसमें वो गुण आएंगे, लक्षण आएंगे, उसकी रेखाएं परिवर्तित होंगी। और आप बचपन से उनको छूट देंगे, कुछ माता पिता को मैंने देखा है, वो अपने बच्चों को छूट देते हैं, कुछ भी करो, कहीं भी जमाने के हिसाब से चलना पड़ता है। हाँ, इतनी भी छूट मत दो कि कल के दिन वो किसी का भविष्य बर्बाद कर दे। 10-10 के साथ संपर्क रखे, 5-5 के साथ, 4-4 के साथ संपर्क रखे, महिला हो या पुरुष दोनों के लिए इक्वल है। तो बच्चों को संस्कार अगर आप बचपन से देते हैं तो उनका ग्रहों पर भी प्रभाव पड़ता है, तो वो ऐसा नहीं होगा, वो उस चीज़ को कंट्रोल कर लेगा। दूसरी चीज़ है ये रेखा का 2 मुखी होना, तो शादी हो ही गई है। रेखा, ये हृदय रेखा नहीं, ये हृदय रेखा नहीं है। हृदय रेखा से ऊपर एक रेखा होती है, अच्छा, जिसको हम बोलते हैं मैरिज लाइन। ठीक है, मैरिज लाइन आगे जाके 2 मुखी है। अच्छा ठीक है, तो आप विवाह कर भी लोगे, हाँ, फिर भी लड़ाइयाँ, टेंशनें, अलगाव, पति पत्नी का अलग रहना, दूर रहना, समस्याएं चलेंगी। इस पर कुछ राहु रेखाएं काट रही हैं इस प्रकार से, तो झगड़ा होगा लेकिन पत्नी वापस आ जाएगी। अगर इस तरीके से है तो डिवोर्स ही मांगेगी। अच्छा, अगर 2 मुखी है तो कहेगी मुझे जाना है। अब ये पति के साथ भी हो सकता है, पति पत्नी दोनों में से एक के हाथ में होगा, और महिला को लेफ्ट हैंड में देखना है, पुरुष को राइट हैंड में देखना है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं। और कोई चिन्ह तो बहुत सारे हैं। तो इस पर नक्षत्र का साइन बन जाए, क्रॉस बन जाए, किस पे? इस अपनी विवाह रेखा पर। विवाह रेखा पर होती है जी। हाँ। इस उंगली से नीचे वाली जो होती है इसे विवाह रेखा कहते हैं। ठीक है जी। अब विवाह रेखा किसी व्यक्ति की इस प्रकार की है, सीधी है, साफ है, स्पष्ट है, लेकिन उसके शुक्र पर्वत पर नक्षत्र बन गया है, या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं काला तिल बन गया है, या फिर कोई इस तरीके से द्वीप बन गया है। ये यव होता है, यव, ये यव का साइन बन जाए, नक्षत्र बन जाए, क्रॉस बन जाए, इस प्रकार के चिन्ह शुक्र पर्वत पर बन जाए, तो व्यक्ति की जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली जाती है, या पति उसको छोड़ देता है। किसी किसी महिला की भी रुचि नहीं होती है, तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, ये मेन है। और ये जो है, ये जो रेखा अगर इस रेखा पर नक्षत्र बने लास्ट में, हाँ अच्छा ठीक है,
अगर मैरिज लाइन पे लास्ट में नक्षत्र बने ठीक है। तो उसका तत्काल उपाय करवाना चाहिए, किसी अच्छे ज्योतिषी से, वैदिक आचार्य से मिलना चाहिए। दोबारा बताएंगे। अगर आपके मैरिज लाइन पर आगे जाकर नक्षत्र इस प्रकार का होता है, स्टार टाइप का ये बन जाए, तो आपको तत्काल किसी वैदिक ज्योतिषी से मिलना चाहिए और उसका आपको कुछ ना कुछ निवारण करवाना चाहिए। और किसी के हाथों में ये जो क्योंकि रेखा बता रहे हो 2 होती हैं, ये किसी के में 3 होती हैं। हाँ, जैसे किसी के में 2 हैं, किसी के में 3 भी होती होंगी, किसी के में 4 भी होती होंगी, और किसी के में 1 ही होती होगी। जिनकी 2 रेखाएं हैं उनके 2 विवाह, जिनकी 3 रेखाएं हैं उनकी 3 विवाह, जिनकी 4 रेखाएं होती हैं उनके 4 विवाह होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा। जरूरी यह है कि उनमें साफ, स्पष्ट और बड़ी रेखा कौन सी है। अच्छा। अगर एक रेखा साफ, स्पष्ट, सीधी, बड़ी है तो उस जो पर्सन है उससे आपका विवाह होगा। और ये रेखा थोड़ा नीचे के लिए झुक जाए तो केयरिंग और अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा जो आपके जीवन को बदल देगा। औरत है तो 4 चांद आपके जीवन में लगा देगी। वहीं पर अगर ये रेखा कई सारी बराबर हैं, एकदम 2 रेखाएं हैं दोनों बराबर हैं, अच्छा, सेम बराबर, तो आपको खतरनाक साइन है कि सेकंड मैरिज भी हो सकती है। अच्छा। और अगर छोटी बड़ी हैं? छोटी बड़ी हैं तो कुछ रिश्ता आया, टूट गया, कुछ बात चली, कुछ प्रेम मोहब्बत इलू विलू हुआ और नहीं चल पाया, वो वहाँ पे आ जाता है। अच्छा, छोटी बड़ी होगी। हाँ, छोटी बड़ी हो तो मतलब शादी एक ही होगी, मगर ये है। एक रेखा बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए, वो शादी रेखा मानी जाती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा है कि आजकल सबसे ऊपर चल रहा है कि जैसे पहले क्या होता था, आजकल भी हो रहा है कि अभी कुछ केसेस आए कि लड़कियों को जिंदा जला दिया गया दहेज के चक्कर में, अभी भी हो रहा है। मतलब या ये कर देना, या फिर पत्नी जो है वो केस कर देती है डाइवोर्स, और केस हो जाता है तो उसको लेकर कैसे देखे केस, या मरवाई दिया, हत्या ही करवा दी, या पति ने ही हत्या करवा दी पत्नी की। हाँ, तो उसको लेकर हम कैसे देख सकते हैं? देखो, जिस व्यक्ति का अंगूठा एकदम गोल हो, अच्छा, और हथेली खुदरी हो, एकदम अच्छा, रूखी, ठीक, या तेल नुमा हो, और हंतक हाथ, भारी भरकम हाथ हो, लेकिन एकदम देखने में भी अच्छा ना हो, और ये अंगूठे पर बहुत सारे बाल हों, एक छिद्र से 4 बाल हों, और अंगूठा एकदम सीधा हो, और अंगूठा आगे से बहुत मोटा हो, तो ऐसे व्यक्ति हंतक होते हैं। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, हंतक यानी किसी को मारने से नहीं डरते हैं। अच्छा। अगर उनको ज़्यादा आक्रोश, गुस्सा आया, मंगल पे भी उनके क्रोश होता है, तो वो इनबैलेंस हो जाते हैं। शनि पर उनके जाल होता है, ये शनि है, यहाँ पर जाल बनता है। अगर उनको क्रोध आया तो वो अपने पार्टनर को भी मारने से नहीं डरते, और फिर आपने देखा ये कोई कुकर में पैक कर देता है। ऐसे जानवर प्रवृत्ति के लोग भी हैं देश में, और ऐसे भी हैं जो कुछ दरिंदे हैं कि मार के डाल देते हैं, तेजाब डाल देते हैं। मतलब अगर ऐसा किसी के भी हाथ में अगर आप ऐसा देखते हैं, ऐसे लोगों को फांसी की सजा भी हो जाती है। अच्छा। जेल और फांसी की सजा भी हो जाती है जिनके ऐसे जाल बनेगा। और मैं कहता हूँ फांसी की सजा भी उनको होनी चाहिए जिन्होंने, एक मनीषा का केस हुआ है हरियाणा में। नहीं, मुझे उस केस का सुना है भी पूरा, दे उसके बारे में पूरा पढ़ा नहीं है। उसमें एक गलत कार्य बच्ची के साथ, बहन के साथ किया है उन्होंने, तो उनको जेल होनी चाहिए और फांसी होनी चाहिए। यहाँ से मैं भी इस बात की मांग करता हूँ, और मैं ही नहीं, पूरा देश करने वालों के साथ तो गलत। उनकी मानसिकता वाले हाथ कुछ इस प्रकार के ही होते हैं। अगर वो मेरे पास होते तो मैं उनको देखता। अब देखता क्या, मैं तो इतने देर में, फिर यह है कि ऐसे व्यक्ति को तो देखते ही गोली मार देनी चाहिए। और पंडित जी, दूसरी बात यह है कि अब क्या है कि आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इतने ज़्यादा हो गए हैं। मतलब दिल्ली आज कहते हैं कि विश्व में सेकंड, पता नहीं टॉप 10 में आ चुकी है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात की जाए, पता नहीं इंडिया में नंबर 10, टॉप 10 में है। तो इसको मतलब कैसे, मतलब क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना मतलब आपकी शादी बर्बाद होना, चाहे वो पति की हो चाहे पत्नी की हो, दोनों में से कोई भी चलाएगा, क्योंकि दोनों हिस्से हैं। दोनों के मन में भी अगर ये आ गया कि मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाना चाहिए, हुआ या नहीं हुआ वो अलग बात है, अगर मन में भी आ गया तो भी कहने मतलब रिश्ता वो खराब हो गया है। देखो, तो उसको लेकर ऐसी कोई रेखा जो आपको लगता हो कि ये होगी तो भैया इससे बच के रहना, जो आपने ये बताया, इसका मतलब ये जो आपने अभी बताए हैं, जो जाल बताया और ये बताया, इससे तो साफ है कि ऐसे तो करनी नहीं, इसके में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होंगे ही होंगे। मगर इसके अलावा कुछ ऐसे चिन्ह जो आपको लगते हो कि ये हैं, या ये तिल है, या फिर ये कोई चिन्ह है, या चेहरे पर कोई निशान है, ये होगा तो भी ऐसा होगा? देखो, चेहरे के निशान से तो इसमें कुछ ऐसा नहीं पता लगता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए सबसे पहले एक चीज़ महत्व आपको शुरू में बताया था, बचपन का संस्कार, माँ ने कैसे संस्कार दिए हैं। और उसके बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कई सारे ये भी चीज़ होती हैं कि लोग शक ज़्यादा करते हैं।
कुछ व्यक्ति को ज़्यादा शक करने की आदत होती है और बार बार वो उसी चीज़ को लेकर टोकते रहते हैं, जिससे वो मजबूरी में भी आके कोई लोग फिर ये अगर कहता ही रहता है तो बनाने में क्या दिक्कत है। हाँ, मतलब वो एक और कुछ लोग ऐसे दरिंदे टाइप के होते हैं कि वो निगाही डालते रहते हैं कि कोई हमें मिले और हम उसके साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना दें। तो उनसे बचने के लिए अब जिनका शुक्र कमज़ोर होता है, जिनका शुक्र दबा हुआ होता है, वो ऐसे जानवरों के निशाना बन जाते हैं। भोले भाले लोग उनका निशाना बन जाते हैं। सबसे पहले ये वीनस अमाउंट है। अभी हमने उभार की बात की, तो ऐसी महिलाएं तो कईयों को चला देंगी, खुद नहीं फंसेंगी। महिला हो या पुरुष हो, अगर किसी का उभार लिए हुए है शुक्र पर्वत, तो वो यूं उंगली पे खिला देगा। मतलब ऐसा है कि वो फंसेगा नहीं कहीं भी, उसका कुछ पता भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये डाउन है तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में अभाव रह जाता है। अब एक बात बताइए, किसी ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाया तो क्यों बनाया? कोई तो कारण रहा होगा, या तो उसको प्रेम का अभाव रहा, क्या कारण? शौक भी तो हो जाते हैं आजकल, तो शौक ही माने जाएंगे आजकल। तो जिस हिसाब से चल रहा है कि ये इसको देख हम देख, इसके 4 हैं उसके 5, लड़कों में आजकल लड़कों तो में तो आम बात उनको रही ये सत्संग सुनना चाहिए, प्रेमानंद जी महाराज जी को सुनना चाहिए, अच्छे अच्छे गुरुजनों को सुनना चाहिए, अपने धर्माचार्यों को सुनना ये चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम बचपन में जब बातें होती थी, आम लड़कों में आम बात है कि मेरे पास 4 है, मेरे पास 3 है, ये हम लड़कों का सुनते थे। अब हम लड़कियों का सुनते हैं कि मेरे पास 4 है। मतलब एक रेस पिज़्ज़ा खिलाने वाला अलग है, कंपटीशन चल रहा है कि भाई मेरे पास 4 है, मेरे पास 3 है, मेरे पास 2 हैं, और ये चल रहा है। तो ये चीज़ की प्रवृत्ति का मतलब है कि ये कोई मजबूरी में किया हुआ कार्य नहीं है। ये मन ऐसा है कि जहाँ अच्छा लड़का देखा, जहाँ किसी के साथ आपका बस आंखों से आप मोहित हो गए किसी से, तो ये जो चीज़ है, ये इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप कोई? देखो, इसके बारे में यही कह सकते हैं, चंद्रमा इनबैलेंस होना और शुक्र इनबैलेंस होना। चंद्रमा मन का कारक है, तो मन का ज़्यादा चंचल होना, चंचल प्रवृत्ति होना। लेकिन चंचल प्रवृत्ति भी ये नहीं कह सकती सीधा कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगा ही करेगा। चंद्र पर्वत इनबैलेंस हो, साथ में शुक्र पर्वत दबा हुआ हो, यानी कि कमज़ोर हो, तो ऐसे में व्यक्ति चाहता है कि मुझे कहीं ना कहीं संपर्क मिले, मुझे भी कोई प्रेम करे। इसके चक्कर में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं वो हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को बच के रहना चाहिए जिनका ये शुक्र डाउन है और चंद्रमा इनबैलेंस है। उनको अपना चंद्रमा और शुक्र मजबूत करने चाहिए। कैसे? चांदी की चैन वगैरह पहननी चाहिए और संतों महात्माओं को सुनना चाहिए। अच्छा। जिससे, और अपने परिवार के संस्कार का भी ध्यान रखना चाहिए। और ये जो शौक वाली बात है, तो ये शौक तो पता नहीं अब क्या क्या करवा के मानेगा। अजीब अजीब लोगों के शौक हो रहे हैं। हाँ, शौक का तो बस पूछो मत। क्या दोनों लड़का लड़की दोनों के हाथ में कोई भेद भी हो सकता है? हाँ, लड़कियों के जो हाथ हैं थोड़ा सॉफ्ट होते हैं और पहले से ही गुलाबी होते हैं। आप देखेंगे महिलाओं को भी कई सारे झंझटें झेलनी पड़ती हैं। ज़्यादातर महिलाओं के हाथ में रेखाएं ज़्यादा होती हैं पुरुषों के अकॉर्डिंग। पुरुषों के हाथ में रेखाएं कम होती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता ज़्यादा झंझट में पड़ना। वो कमाना चाहता है और एक शांति का जीवन जीना चाहता है। महिलाएं कभी सांस से लड़ेंगी, जरा सी बातों पर वो भी बहुत झंझटें झेलती रहती है। बहू में बनती नहीं है। और एक दूसरे से चिढ़ती भी ज़्यादा है कि उसने अच्छा पहना हुआ है, इस तरीके से। हाँ। तो परेशानी ना होने में भी उनको कुछ कुछ परेशानियां होती रहती हैं। तो उनका खुद का भी संघर्ष काफ़ी है। एक घर को छोड़ के दूसरे घर को जाती हैं, तो उनके जीवन में झंझटें ज़्यादा रहती हैं। महिलाओं के जीवन में पुरुषों के अकॉर्डिंग ज़्यादा झंझटें रहती हैं। अब ये जब ज़्यादा रेखाएं होती हैं, कभी कभी पुरुषों के जीवन में ज़्यादा झंझटें रहती हैं, तो जिस व्यक्ति के हाथ में ज़्यादा रेखाएं होती हैं उसके जीवन में ज़्यादा झंझट और परेशानी, डिप्रेशन और तनाव रहते हैं। और अक्सर ये महिलाओं के हाथ में देखा जाता है। अच्छा। हाँ, ज़्यादातर जो रेखाएं देखी जाती हैं महिलाओं के हाथ में देखी जाती हैं। और डाइवोर्स लाइन? ये एक अच्छा आपका सवाल है। जब हम डिवोर्स की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि भाई डिवोर्स होने के कई सारे कारण हो सकते हैं कि माता पिता की सेवा कुछ स्त्रियां नहीं करती हैं, इस कारण से वे डिवोर्स लेना चाहते हैं। कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की कुछ बीच में गड़बड़ हो जाती है, इसलिए डिवोर्स लेना चाहते हैं। तो कई प्रकार डिवोर्स के हो सकते हैं, लेकिन डिवोर्स का जो लास्ट कारण बनेगा वो यही बनेगा कि जो आपकी विवाह की रेखा है वो आगे जाके दोमुखी होगी, जिसके कारण से डिवोर्स होता है। यही एक रेखा ऐसी है जो डिवोर्स कराती है। और भी कुछ साइन हैं, रेखाएं हैं, लेकिन ये मेन है। पंडित जी, सबसे बड़ी चीज़ आजकल जो माहौल चल रहा है वो ये चल रहा है कि बच्चे गैंगस्टर बनना चाहते हैं। इसके लिए क्या मतलब कैसे देखा जाए? हमारे घर में बच्चे, सबके घरों में बच्चे हैं, और गैंगस्टर को लेकर बड़ा मतलब बहुत ही वो रहता है कि आजकल ऐसी रीलें बनाते हैं, ये करना, दिमाग में लड़ाई झगड़े घुसे रहना,
और किससे लड़ाई भी करनी है तो वीडियो बना रहे हैं साथ में। तो ये जो चीज़ें प्रवृत्ति, जब लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति बच्चे में आ जाए तो इसको लेकर हम कैसे, मतलब कौन सी रेखाएं देख सकते हैं जिसको लेकर हमें लगे कि अगर बच्चे के हाथ में ऐसा है तो तुरंत हमें एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर या उसके पास पालमिस्ट्री के पास जाना चाहिए। मशीनों का युग बढ़ रहा है, हाँ। कलयुग बढ़ रहा है, हम्म, अभी कंप्यूटर लैपटॉप सब मशीन ही है। हम्म, यदि किसी का ये जो सूर्य पर्वत के नीचे राहु पर्वत होता है, जहाँ पर बिंदु पॉइंट किया है, अगर ये राहु पर्वत पर कोई यव का साइन बन जाए, कोई काला तिल बन जाए, या फिर ये ज़्यादा उभार ले जाए, कहाँ पे ये हाँ राहु पर्वत, ये इसे राहु पर्वत कहते हैं, बीच के हिस्से को। हाँ, और अंगूठा पीछे के लिए ना मुड़े एकदम, हम्म, तो व्यक्ति का जो खून है वो अपने आप ही खोलता रहता है। अच्छा, उसको मन करता है कि मौका मिले और मैं किसी को मार दूं। नहीं, मतलब उसको अपना खुद का रुतबा बनाऊं, अपना खुद का शौक बनाऊं, उसको खून उबाल मारता है। कहता है मैं भी कुछ करूं। और साथ में जो मंगल है, ये मंगल ज़्यादा उभार लिए होता है, तो व्यक्ति बदमाशी के गाने शूट करना, बदमाशी के गाने बनाना, बदमाशी की रील लगाना, बदमाशी की स्टोरी, भाईचारा ऑन टॉप करना, फिर उसके ये सब काम रहते हैं। ये आप देख लीजिए, ये जो चीज़ है ना, ये इसे राहु पर्वत है, इसमें वो जो चीज़ बताई गई है वो आप ऐसे देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। राहु पर्वत और मंगल पर्वत जिस व्यक्ति के उठे हुए रहते हैं, उभार लिए हुए, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जेत ये मंगल होता है। ये मंगल पर्वत ज़्यादा उभरा हुआ हो, हाथ में बताएं तो हाथ में ये मंगल होता है, ये मंगल उभार लिए हुआ हो, और यहाँ पर ये राहु इनबैलेंस हो या इस पर कोई क्रॉस हो, तो व्यक्ति गैंगस्टर बनने से घबराता नहीं है। साथ में ये जो अंगूठा है पीछे के लिए मुड़े नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को जो अंदर से ही खून में बहुत ज़्यादा जोश होता है, ऐसा व्यक्ति बदमाशी ही नहीं, जिस भी काम में हाथ डालता है बेफिक्र होकर निडर होकर जाता है, दबता किसी से बड़े मंत्री से भी नहीं है। मंत्री होगा अपने घर का, सीधा जरा से बच्चे से ही पूछोगे ना कि भाई इतने बड़े आदमी करे, होगा अपने घर का, हमारे लिए क्या। इसमें यह है कि और आजकल सबसे बड़ी चिंता हो रही है बुजुर्गों को कि हमारा बेटा, जैसे आजकल वृद्धाश्रम बहुत बन रहे हैं, बच्चे वहाँ जा रहे हैं, तो कोई ऐसी रेखा जो आती हो या कोई चिन्ह आता हो या कोई निशान हो जो ये बता पाए कि हमारा बेटा कल को हमको जानबूझकर वृद्धाश्रम छोड़ देगा या हमसे बिल्कुल ही दूरी बना लेगा, बात नहीं करेगा, इसको लेकर कैसे। ये एक बहुत गंभीर समस्या है। जिस माँ ने जन्म दिया, जिस बाप ने जन्म दिया, चाहे वो कितना ही दुष्टता क्यों ना कर रहा हो, अगर बच्चा उसको वृद्धाश्रम छोड़ के आ रहा है तो इससे ज़्यादा बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। यदि आपका जो बुद्ध की उंगली है और बुद्ध की उंगली के साथ में अपनी अनामिका उंगली है, इन दोनों उंगलियों के बीच में ज़्यादा गैप है, तो ऐसे में वृद्ध अवस्था में व्यक्ति को समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, तीनों। शारीरिक, जब उनको बच्चा छोड़ देगा असहाय, तो शारीरिक परेशान, आर्थिक परेशान, पैसा नहीं रहेगा, मानसिक रूप से तो फिर उन्हें लगेगा ही मैंने बच्चे को पैदा किया और मैंने इतना बड़ा किया। मतलब इन दोनों के बीच में अगर गैप ज़्यादा है, हाँ, जैसे अब ये मेरा जुड़ रहा है, किसी के में जैसे गैप ज़्यादा है तो इसका मतलब बुढ़ापे में उसको समस्याएं होंगी। हाँ, समस्याएं होंगी, संतान परेशान करेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि वृद्धाश्रम ही भेज देंगे। हाँ, मतलब कहने में परेशानी रहेगी, मानसिक परेशानी बनी रहेगी। अच्छा पंडित जी, और ये एक तो कि ग्रह कैसे काम करते हैं, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। ग्रह कैसे काम करते हैं? देखो, ग्रहों के अंदर कारक होते हैं, जैसे सूर्य का कारक है ऊर्जा, सूर्य निकलता है दिन हो जाता है, और जब चंद्रमा निकलता है तो रात हो जाती है। वैसे ही सूर्य का कारक है रोशनी, हम बैठे हैं, रोशनी है, तो यहाँ सूर्य भी मौजूद है। दीपक सूर्य का कारक है, हम दीपक जलाते हैं तो दीपक से ऊर्जा लेते हैं। वैसे हमारे अंदर जो ऊर्जा के काम होते हैं, कॉन्फिडेंस होता है, वो सूर्य के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है। जब हमारी कुंडली में सूर्य बैलेंस इनबैलेंस होता है तो हमारे कॉन्फिडेंस पे उसका असर पड़ता है। जैसे चंद्रमा जब बैलेंस इनबैलेंस होता है तो हमारे अंदर जो पानी होता है ना, हमारे अंदर पानी ज़्यादा है, तो वाटर जब इनबैलेंस होता है, जैसे कि चंद्रमा आप देखना अमावस्या को और पूर्णिमा को समुद्र में ज़्यादा लहर आती है पूर्णिमा के दिन। तो पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा है वो ज़्यादा समीप होता है पृथ्वी के। जब वो पृथ्वी के पास होने से पूरा समुद्र में लहरें आ जाती हैं, तो हमारे अंदर भी 70% पानी है,
हमारे मस्तिष्क में 90% पानी है, तो फिर हमारे शरीर में कंपन क्यों नहीं होगा, हमें तनाव क्यों नहीं होगा, हमें डिप्रेशन क्यों नहीं कहने होगा। मतलब अमावस्या इनके दिन आपको भी असर झेलना पड़ेगा। यानी कि जब उसका पृथ्वी कितनी बड़ी है उसके ऊपर असर पड़ रहा है प्लेनेट का, तो आप जिस दिन पैदा हुए प्लेनेट उस दिन जिस दिशा में थे अब वे मूव कर रहे हैं। वैसे ही आप जब पैदा हुए थे आप स्थिर ऐसे नहीं है, आपका शरीर फिर बड़ा कैसे हो रहा है। माना आपने ये आईफोन बना, तो आईफोन ऐसा थोड़ी है कि अब जितनी उम्र बढ़ रही है आईफोन बड़ा होता चला जा रहा है, क्योंकि वो मशीन है, वो बड़ा नहीं हो रहा। ये शरीर भगवान से जुड़ा हुआ, परमात्मा से जुड़ा हुआ, ये अपने आप में चलता फिरता एक ग्रह है जो बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है। इसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा से इसको पता लग रहा है। बालों से और नाखूनों से कैसे क्या बताया जा सकता है और कैसे बताया जा सकता है? बालों का एक अपना अलग साइंस है जिसको रोम साइंस कहते हैं, और नाखूनों का अपना अलग साइंस है जिसको हम रोम विज्ञान कहते हैं। अच्छा। नख विज्ञान। नख विज्ञान वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाता। जीवन रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, सूर्य पर्वत, चंद्र पर्वत, 9 ग्रह, हाथ का आकार, प्रकार, रूप, रंग, दिशा, नैसर्गिक स्वरूप तक ही व्यक्ति आके रुक जाता है। किसी के नाखून काले हों, नाखून के बारे में वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता पढ़ते पढ़ते आदमी। अच्छा। क्योंकि उससे पहले रील बनाने के लिए बहुत सब्जेक्ट मिल जाते हैं, तो वहाँ तक कौन पढ़े, डीप है। लेकिन असली हस्तरेखा विशेषज्ञ पढ़ते हैं। मैंने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा है। अगर ये गुलाबी नाखून होते हैं और इनमें हल्का हल्का चांद बनता है नीचे से वाइट कलर का, ठीक है, तो ये इस ग्रह को मजबूत कर देंगे जिस ग्रह के ऊपर बनेंगे। अच्छा। जैसे कि इस पर आधा चंद्रमा बना है और गुलाबी कलर का नाखून है, विद्वान व्यक्ति पैदा होगा, जानकार होगा, शास्त्र का मर्मज्ञ, जहां जाएगा गौरव, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा उसके पीछे दौड़ेंगी। जहां भी जाएगा, जिस गली से निकल जाए कि भाई लोटा जी गए थे, ये कोई भी एकदम नाम ऐसे लेगा कि व्यक्ति सम्मानित। वहीं पर ये काला हो जाए, आया होगा कोई, क्या करना हमें, अरे वो तो इतना गद्दार व्यक्ति है। तो इस तरीके के विचार होते हैं। तो जो छवि है वो नाखूनों से भी बन के आती है। अच्छा। और नाखून हमारे स्वास्थ्य को भी बताते हैं। बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य नाखून देख के बता देते थे कि इस व्यक्ति को ये वाला बीमारी है, इस व्यक्ति को ये वाला रोग है। ऐसे ही रोम का भी विज्ञान है। अच्छा। हाँ पंडित जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि किसी को गाड़ी लेनी हो, गाड़ी ऐसी तो नहीं हो जाए कि कल को उसका बहुत बड़ी मतलब एक्सीडेंट हो जाए या कोई ऐसी बात है, घटना घट जाए, तो इसके लिए अब क्या दे, कोई हस्तरेखा होती है या कोई चिन्ह या कुछ भी ऐसा? उसके लिए गाड़ी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो गाड़ी अगर भाग्यशाली व्यक्ति लेता है तो भाग्यशाली है। और यदि कोई व्यक्ति जिसका शनि पर्वत बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, शनि पर कोई क्रॉस है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ घटनाएं घटती रहती हैं। अगर वो गाड़ी ना ले, बिना गाड़ी के भी चले, तब भी घटनाएं घटती हैं। अच्छा। अगर ये किसी का शनि मजबूत है, उभार लिए हुआ है, तो ऐसा गाड़ी चाहे प्लेन ले ले, चाहे गाड़ी ले ले, हवाई जहाज कुछ भी ले ले, उससे कुछ नहीं होता। एक व्यक्ति को आप देखेंगे कि कहीं गाड़ी से जा रहा है, वहीं पर उसके किसी को तबीयत खराब होती है। एक आदमी प्लेन में घुमा लो, चाहे लंदन घुमा दो, अमेरिका, उससे कुछ नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति का शनि मजबूत होता है। और अकाल मृत्यु का कैसे पता चलता है? देखो, अकाल मृत्यु के टॉपिक वैसे कंट्रोवर्शियल है और मृत्यु के बारे में बताना भी मना किया हुआ है। अच्छा। लेकिन फिर भी आपको बता दें, दीर्घायु, अल्पायु और मध्यायु के उससे बता सकते हैं। इसका जो सूत्र होता है, हमें कैलकुलेशन करनी होती है पहले जीवन रेखा की, फिर हमें कैलकुलेशन करनी होती है मस्तिष्क रेखा की, फिर हमें कैलकुलेशन करनी होती है हृदय रेखा की। इन तीनों को इक्वल करके जोड़ने के बाद इन्हें 3 से भाग देने पर पता लग जाता है कि व्यक्ति की आयु कितनी होगी। अच्छा, ऐसे नहीं लगता जैसे ये है कि यहाँ तक जा रही है तो पता चल जाएगा? नहीं, ऐसे पता नहीं लगता। इसका गुप्त सूत्र है और वो भी बताते नहीं है ज्योतिषी लोग ना। क्यों बताएंगे? क्योंकि ऐसे में व्यक्ति घबरा सकता है, डर सकता है। इस पर कोई नक्षत्र का साइन आ जाए, क्रॉस हो जाए तो और खराब है। कोई द्वीप आ जाए तो जीते जी मरने जैसी स्थिति हो जाती है। और मनी लाइन, मनी का तो सब खेल ही है। सारी तो खेल मनी का, किस्मत का। मनी अगर आपके पास है तो आज ही आप किस्मत वाला है, ये बता दिया जाए। प्लेन लेना हो तो मनी हो तो इस लेवल की तो प्लेन ले लो। कोई आइलैंड खरीदना हो तो अगर इस लेवल का है मनी है तो आइलैंड खरीद लो। मनी लाइन कैसे उसमें? देखो, मनी लाइन की जब बात करते हैं तो सबसे पहले तो मनी का ट्रायंगल आता है। मनी लाइन में मनी का ट्रायंगल मनी मैनेजमेंट को दर्शाता है। मनी ट्रायंगल तो लगभग सभी जनता जानती है मनी ट्रायंगल कैसा होता है। अच्छा। पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी में जो भी जानता है वो मनी ट्रायंगल के बारे में जरूर जानता है। वहीं आपको पता है आप कितनी अच्छी नौकरी कर लो, आप प्लेन कभी नहीं ले सकते। ले सकते हैं कभी प्लेन? उसके लिए बिजनेस करना पड़ेगा। ये स्किल इतनी बड़ी हो, सुंदर पिचाई जैसी, बड़ा कोई बड़ा ज्ञानी व्यक्ति हो,
कि भाई अपनी राय देने के उसके करोड़ों रुपए हैं, या तो फिर माइंडेड व्यक्ति हो तो या तो उसका गुरु जुपिटर अच्छा होना चाहिए। जुपिटर सब सुख सुविधा दिला सकता है। अच्छा। अगर बहुत ज़्यादा जानकार और बहुत ज़्यादा मनी रखने वाला भी होगा, फिर शुक्र भी तो मजबूत होना चाहिए, उस लग्जरी को झेल पाएगा। आप देखना किसी के जीवन में 2-4 करोड़ रुपए आ जाएं तो एकदम डिफेंडर निकाल के रख देते हैं, बाद में गरीब हो जाते हैं, तेल डलवाने के पैसे नहीं है, फिर ऐड कर करके काम चलाते हैं अपना। तो मनी कौन सी ये होती है, मनी का ट्रायंगल? या मनी का ट्रायंगल होता है जीवन रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा तीनों खड़ी हों, उनसे बीच में हथेली के बीच में एक ट्रायंगल बने, उसे हम मनी ट्रायंगल कहते हैं। ये मनी मैनेजमेंट को दर्शाता है। इसमें जरा आप बता पाएंगे? केवल मनी एक्चुअली जानना इसलिए जरूरी है कि केवल मनी ट्रायंगल से कोई धनवान नहीं बनता। वो धनवान बनाने के लिए 9 ग्रह हैं और अलग अलग प्रकार की मनी की रेखा है। मनी की रेखा 2 होती हैं, बुध लाइन और भाग्य रेखा। देखो ये मनी ट्रायंगल है, बीच में जो ट्रायंगल है ये मनी ट्रायंगल है। ठीक है। ये भाग्य रेखा और वेल्थ लाइन यानी कि जो बुध रेखा है और भाग्य रेखा, इन दोनों से मिलके बनता है। मस्तिष्क का गेम जरूर रहता है, बिना मस्तिष्क के थोड़ी ना बनेगा। और इसको पचा पाएगा ये शुक्र बताएगा, और इस कहाँ से आएगा ये भाग्य रेखा बताएगी। तो ये अगर किसी का सूर्य मजबूत होना चाहिए, क्योंकि राजनीति भी तो इन्वॉल्व होगी। अगर कोई बहुत बड़ा करोड़पति खरबपति है, किसी को भी उठा कर देखो जो राजनीति में इन्वॉल्व नहीं है, कहीं ना कहीं से राजनीति उसके अंतर्गत आएगी, क्योंकि सरकार निगाह रखती है आपके हर पैसे पर। पंडित जी आज के तो क्वेश्चंस जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, सारा इसमें कर लिया है कवर हमने। बेटा बेटी गैंगस्टर हो गया है, सब हो गया है, डाइवोर्स लाइन भी चेक कर लिया, मनी ट्रायंगल भी। इसमें एक चीज़ हो रहा है कि बच्चा जो है राजनीति में जाएगा ही जाएगा, इसके बारे में आप बता सकते हैं? और सक्सेस भी पाएगा? देखो मेन तो राजनीति में तो सभी जा रहे हैं, सक्सेस पाएगा नहीं पाएगा? घर घर में युवा नेता हैं। हाँ। और कोई IAS VCS की तैयारी करते हैं, नौकरी नहीं लग पाती है। कुछ अच्छा तक तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग पाई तो आगे युवा नेता बन गए। राजनीति में सफल होने के लिए 2 ग्रह के मजबूत होना बहुत जरूरी है, जुपिटर और सन। जुपिटर और सूर्य। हाँ, जुपिटर इसलिए क्योंकि ज्ञानी होना भी जरूरी है, कहाँ पर दाव खेलना है कहाँ पर नहीं खेलना, ये एक राजनीतिज्ञ को अच्छे से पता इसकी होता है। कोई रेखा भी बताएंगे, पहले ग्रह होना जरूरी है। जुपिटर मजबूत है। सन राजनीति, ऊर्जा, भाई ऊर्जा चाहिए भाषण देने के लिए। भाषण देगा किस, बोलने में ठीक है नहीं है वो बुध, लेकिन भाषण में कितना प्रभाव होगा, कितना तेज होगा, कितना जोश होगा, सूर्य रेखा सीधी लंबी है तो व्यक्ति राजनीति में जाता है। जुपिटर बैलेंस होना चाहिए। अगर ये सब भी है फिर भी नहीं बनेगा, राजनेता नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा, उसका टिकट ही नहीं मिलेगा। टिकट मिल भी गया तो जीतेगा नहीं। जीतना कहाँ होगा? जीतने के लिए तो भैया पहले दिल जीतना पड़ेगा। शनि अगर अच्छा है, शनि बैलेंस है, तभी व्यक्ति राजनीति में आगे जा सकता है, क्योंकि जनता, शनि है जनता, वोट का ही तो मंत्री है, वोट नहीं तो किस चीज का? भाई विधायक है तो वोटों का ही तो विधायक है, मतलब शनि का ये भी देखना बहुत जरूरी है। शनि के ऊपर कोई समर्थन, शनि की लाइन होती है सीधी, भाग्य रेखा स्पष्ट हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो राजनेता बन जाएगा, वो है कि जनता का प्रेम पाएगा, वर्कर्स का प्रेम पाएगा कि हमारे साहब बहुत अच्छे हैं। हाँ पंडित जी, आज बहुत सारी बातें आपसे सीखने को मिली और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, और आप सबने भी उम्मीद करता हूँ। ये तो हस्तरेखा का 1% है। अच्छा। हस्तरेखा का जो 99% है वो कूद कर खुद उतरना पड़ता है, जाना पड़ता है, अनुसंधान करना पड़ता है, तब चीज़ें नई नई निकल के आती हैं। अब सब चीज़ें अगर हम एक ही पॉडकास्ट में बता देंगे, कोई गुप्त चीज़ें भी हैं और वो तो मिलकर ही पता लगेंगी। हाँ, ऐसी जो गुप्त चीज़ें हैं, कुछ भी आपको जानना हो, कुछ करना हो, आपको मेरे हिसाब से जितना मैंने पीछे एस्ट्रोलॉजी का किया है, आज ये एपिसोड करा है, तो मेरे हिसाब से ये साइंस है, ये कोई जादू नहीं है। आप इसको समझ सकते हैं, कर सकते हैं, और अपने एक दिशा मिल सकती है अगर आपको बताना। तो, एक कला है जो व्यक्ति बताता है। मैं यही एडवाइस करूंगा कि आपको जाना चाहिए। हाँ, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शो देखा, और पंडित जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप महादेव जी, महादेव। हर हर महादेव।